हम कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अनुष्का, आपने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है पहले? थोड़ा सा भी नहीं? चलो, अभी ना हम एक चीज पढ़ रहे थे, जरा मैं आपको हल्का सा रिकैप करा दूं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका आप लोग मतलब समझना क्या है। मैंने आपसे कहा था कि मैंडल अपने टाइम का जाना माना साइंटिस्ट, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसकी तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम। इसने एक बहुत बेसिक सी बात बोली थी कि मान लीजिए आपकी बॉडी में ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक, और ये एक दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है। तो यहां पर एक जीन है, मान लीजिए कैपिटल आर, एक जीन है स्मॉल आर, ठीक। और यहां पर मान लीजिए एक जीन है कैपिटल वाई और एक जीन है स्मॉल वाई। तो मेंडल का ये कहना था कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी जब एक जीन का पेयर अलग होता है तो वो दूसरे जीन के पेयर से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग होंगे तो ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से ये नहीं पूछेंगे कि आप लोग अलग हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मतलब अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेपरेट हो तो भी अलग होंगे, वो सेपरेट ना हो तो भी ये अलग होंगे। सेम इसी तरह से जब ये जीन का पेयर अलग होगा तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि साथ वाला अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब एक जीन का पेयर जब सेपरेट होता है तो वो दूसरे जीन के पेयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में 30 या मान लीजिए 50 जीन्स का पेयर है, तो हर जीन का पेयर जब अलग होगा तो उसको दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो अलग होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम एक लाइन बोलते हैं ना कि एक जीन का सेपरेशन दूसरे जीन के सेपरेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। फर्क ही नहीं पड़ता कि साथ वाला अलग होगा कि नहीं होगा। और मैंने कहा था इसमें फिर हमें एक्सेप्शन देखने को मिला था। हमने कुछ ऐसे केस भी देखे थे जहां पर अगर एक जीन का पेयर सेपरेट हो रहा है तो वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर दूसरा अलग नहीं होगा तो पहले वाला भी अलग नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी अभी हम क्या पढ़ने वाले, इसकी हम पढ़ने वाले एक्सेप्शन। माने आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मॉर्गन को, सॉरी मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो वहीं पर एक साइंटिस्ट है मॉर्गन। मॉर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये नाम मत भूलना भाई। मॉर्गन जो है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक। मॉर्गन का काम क्या था, मेंडल इस दुनिया में जो भी काम करके गया है उसको प्रैक्टिकली किसने करके देखा, मॉर्गन ने। मेंडल ने जितना कुछ बताया आज तक वो सारा काम मॉर्गन ने करके देखा। तो अगर उसको आप फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हो तो इसको क्या बुलाएंगे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि इसने उन सब चीजों पे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि जैसे आपने कोई थ्योरी दी और एक बंदा है जिसको आपको गलत, वो बंदा चाहता है कि आप बस गलत हो जाओ, लेकिन आपने जो थ्योरी दी उसने करके देखा और वो इस आस से कर रहा है कि आप गलत हो जाओ, है ना, लेकिन आप गलत हो नहीं रहे। तो अगर आप जो जो काम ओरली बोल रहे हो वो क्या कर रहा है, वो उसका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है। तो जो उपाधि आपको मिलेगी वो उपाधि उसको भी तो मिलेगी, लेकिन उसके नाम क्या क्या लग जाएगा, एक्सपेरिमेंटल। इस बंदे ने क्या किया, इसने एक क्रॉस कराया जिसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक तरह की मक्खी होती है, बताऊंगा अभी आगे कि ये ड्रोसोफिला से इतना प्यार क्यों करता था। इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट रहे हैं मॉर्गन के, वो सारे किस पे रहे, ड्रोसोफिला। क्या, हाँ हाँ मिला, जीनस है, आधा नहीं बोलते, स्पीशीज है मिलानोगास्टर। तो ड्रोसोफिला पे इसने एक्सपेरिमेंट किए। तो अब सुनना, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशो आया था, 9331। ये आया था ना आंसर। मेंडल ने जब कराया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, 10th में किया होगा आप लोगों ने। मेंडल ने जब दो कैरेक्टर की स्टडी करी थी तो उसको रेशो मिला था 9331।
मॉर्गन ने भी क्या किया, ड्रोसोफिला के ऊपर डायहाइब्रिड क्रॉस करा दिया। ये इस उम्मीद से करा रहा था कि रेशियो इसको भी क्या मिलेगा, 9:3:3:1। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इसने कराया एक्सपेरिमेंट तो इसको रेशो ये वाला नहीं मिला, इसको रेशो मिला नया। रेशो कौन सा था वो, 3:1। अब मॉर्गन के मन में सवाल जागा कि मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया तो रेशो आया 9:3:3:1, और जब मैंने कराया तो रेशो क्या आया, 3:1। जब दोनों ने सेम काम किया तो रिजल्ट अलग कैसे आ गया। मॉर्गन खुश, चलो कहीं तो वीकनेस मिली मेंडल की, वो खुश कि चलो मैंने गलत गलत साबित कर दिया मेंडल को। लेकिन जब मॉर्गन ने ये साबित कर दिया कि मेंडल गलत हो गया तो इसके मन में एक चीज रह गई कि मेरे केस में 9:3:3:1 क्यों नहीं आया। और रहता भी तो है भाई। अब आप सोचो, आपने किसी के काम की कॉपी करी, जो रिजल्ट उसको मिला आपको नहीं मिला वो, तो आप तो खुश हो गए कि चलो मैंने उसको गलत साबित कर दिया। बट आपके मन में रहेगा नहीं कि मेरा क्यों नहीं आया फिर ऐसा आंसर। तो मॉर्गन को भी ये रहा कि मेरे एक्सपेरिमेंट में ये आंसर क्यों नहीं आया, और मॉर्गन लग गया स्टडी में, दिन रात स्टडी करी, और स्टडी करने जो उसे मालूम पड़ा उसने उसके तोते उड़ा दिए। इसको पता लगा इसके एक्सपेरिमेंट में दो चीजें देखी गई जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल नहीं थी। एक का नाम था लिंकेज और एक का नाम था रिकॉम्बिनेशन। इन दो चीजों की वजह से मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का जो रेशियो है वो अलग आ गया। मतलब ये दोनों चीजें प्रेजेंट थी इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट और ये दोनों चीजें एब्सेंट थी इन केस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। माने मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके एक्सपेरिमेंट में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दूर दूर तक नहीं था, और जब मॉर्गन ने किया तो दूर दूर तक नहीं, ये उसी के अंदर थे दोनों के दोनों। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है जरा समझते हैं। पहले एक बार लिंकेज को समझते हैं, लिंकेज का मतलब क्या होता है। देखो लिंकेज का हिंदी मतलब ही मालूम पड़ रहा है, लिंक, कनेक्शन की बात कर रहे हैं। अब आप यह सोच लीजिए कि एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे दो जीन्स पाई जा रही हैं, जीन ए और जीन बी। ठीक है, जब दो जीन्स एक क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं तो इनके बीच का जो ये फिजिकल कनेक्शन होता है, दिस कनेक्शन विल बी नोन एज लिंकेज। दोबारा सुनना, एक क्रोमोसोम पे जब दो जीन्स पाई जाती हैं तो दो जीन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है दैट इज लिंकेज। तो मैं इसको डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकता हूं, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये होता है लिंकेज का मतलब। अच्छा, लिंकेज को डिफाइन करने के लिए हमें एक क्रोमोसोम की नीड है, देखा ना, सेम क्रोमोसोम, दैट मीन्स वी नीड ओनली वन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम इसको चाहिए डिफाइन करने के लिए। जबकि जो हमारा दूसरा टर्म आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन, जरा इसको भी सुनना। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। आप में से होमोलोगस किसको आता है, किसको पता है होमोलोगस का मतलब। जिन क्रोमोसोम्स पे जीन्स का अरेंजमेंट एक जैसा होता है। आप ऐसा समझ लीजिए, दो घर हैं, दो बिल्डिंग है, दोनों के घर में सामान है, और अब देखो ऐसा है, स्टूल दोनों लेके आए हैं, क्या पता वो अलग कलर का स्टूल लाए और ये अलग कलर का स्टूल लाए। दोनों के पास चेयर है, क्या पता वो चेयर अलग डिजाइन के लेकर आए हो, ये चेयर अलग डिजाइन के लेकर आए हो, लेकिन घर में सामान दोनों के एक जैसा है। अगर इसके पास फ्लावर का पोट है तो इसके पास ये फ्लावर का पोट है, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये कल ये इसके जैसा लाया ऐसे अलग लाया, लेकिन फ्लावर का पोट ये है, ये तो कंफर्म है। इवन मैं अगर एक घर के सामान को देखूं तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि सामने वाले घर के अंदर क्या क्या सामान होगा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता उस सामान का कलर क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वैरायटी तो ला सकते हैं वो लोग। तो होमोलोगस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दो बिल्डिंग है, दोनों में सेम सामान है, आई मीन सेम मतलब यहाँ पे स्टूल, यहाँ पे सोफा, कलर में डिफरेंस हो सकता है। जैसा इसने अपने घर में सजा रखा है सामान, वैसा ही सामने वाले घर में भी सामान सजाए रखा। अगर मान लीजिए यहाँ पर
इसने टीवी यूनिट के साथ में एक छोटा सा कोई टॉय रखा हुआ है, तो उसने भी अपने टीवी यूनिट के साथ में क्या रखा हुआ है, टॉय। अब वो बात अलग है कि इनके उनके टॉय का शेप एंड साइज अलग हो सकता है, बट अरेंजमेंट दोनों का कैसा है, एक जैसा है। ऐसा ही होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिनके जीन्स का अरेंजमेंट एक जैसा होता है। अगर इस क्रोमोसोम पे मान लीजिए, लेट सपोज कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, मान लीजिए यहाँ पे स्किन कलर की जीन है, और यहाँ पे बॉडी हाइट की जीन है, यहाँ पे मान लीजिए बॉडी शेप की जीन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम यहाँ पर भी बॉडी शेप की जीन यहाँ पर भी होगी, बॉडी हाइट की जीन यहाँ, स्किन कलर की यहाँ, मतलब जैसे जीन का अरेंजमेंट का पैटर्न यहाँ है, वैसा ही पैटर्न वहाँ भी है। तो जिन क्रोमोसोम में जीन का पैटर्न एक जैसा होता है, इन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या पहले इतना क्लियर है? अच्छा, अब इन क्रोमोसोम में क्या होता है, जस्ट इमेजिन कि एक क्रोमोसोम ये रहा, यहाँ पे जीन कैपिटल है मान लीजिए, यहाँ पे जीन मान लीजिए स्मॉल है, यहाँ पे जीन मान लीजिए कैपिटल बी। थोड़ी देर बाद क्या होता है ये समझिए, थोड़ी देर बाद जीन्स में थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया, जो यहाँ पे कैपिटल ए भी था, अब यहाँ कैपिटल ए भी ना होके स्मॉल कैपिटल भी हो गया, और कैपिटल ए यहाँ चला गया। मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे जीन्स का क्या हुआ है, एक्सचेंज। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अगर जीन्स का एक्सचेंज होगा, तो इस एक्सचेंज ऑफ जीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद, रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं एक आपसे चीज पूछता हूँ, रिकॉम्बिनेशन से नए जीन्स ज्यादा बनेंगे? भाई जब दोनों में डीएनए का एक्सचेंज होगा तो नया डीएनए बनेगा ना क्रोमोसोम में, और अगर नया डीएनए बनेगा तो नया कैरेक्टर लेके आएगा। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि रिकॉम्बिनेशन से नए कैरेक्टर पैदा होते हैं, हाँ कि ना? ऐसा मान सकता हूं? भाई जितना ज्यादा दो क्रोमोसोम अपने बीच का डीएनए हेर फेर करेंगे, उतना ही नया डीएनए बनेगा दोनों के बीच में, एक क्रिएटिव एक नया डीएनए जो कि दोनों में से किसी के पास नहीं था पहले। और जितना नए टाइप का डीएनए बनेगा, उतने नए टाइप के फीचर्स भी ऐड होंगे। तो मैं ये सिंपली कह सकता हूँ कि रिकॉम्बिनेशन जो है हम लोगों में नए कैरेक्टर्स लेके आता है। अगर हम लोग अपने माँ बाप से अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे हम और हम में, तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आया। जबकि लिंकेज को देखो एक बार, लिंकेज है कि जीन्स जो है वो काफ़ी क्लोज है, और ज़्यादा क्लोज होने से फिर जीन्स अलग भी नहीं होती है। चलो मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ, और वो कहानी आपको हेल्प करेगी टॉपिक समझने में। अब आप ये समझ लीजिए कि दो लोग हैं, आप कोई भी आप रैंडमली एग्जांपल मान लीजिए, लेट सपोज, तो मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन बी है, ठीक है, ये दोनों कपल हैं, मतलब शादीशुदा है, काफ़ी पास रहते हैं, इसलिए इनके बीच की बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रांग है, और इनको अलग करना मुश्किल है। और मान लीजिए कोई एक्स टाइप का इंसान जो है वो इनके बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है, माने अपने इनका डाइवोर्स करा के अपना अपना कुछ मामला सेट करना चाहता है। लेकिन क्या दिक्कत है, काफ़ी मतलब पास रहते हैं भाई, साथ रहते हैं, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अलग करना उसके लिए मुश्किल है। इमेजिन कर लीजिए कि ए और बी को, मान लीजिए बी को कुछ काम आ जाए, थोड़ा कहीं अलग शहर में जाके रहने लग जाए, तो इससे क्या होगा, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से मान लीजिए कि इनके बीच की बातचीत या जो भी है वो कम होने लग गई, जिससे इनके बॉन्डिंग में हल्का हल्का सा वीकनेस आना शुरू हो गया। ठीक है, अब जितना यहाँ पे वीकनेस आएगा, उतना ही ज्यादा चांस है कि एक्स और ए की बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। या सुनो भाई, जितना यहाँ से वीक होगा उतना वहां से स्ट्रांग होगा। इमेजिन कर लीजिए, डिस्टेंस को आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस को आप और बढ़ा देंगे, तो और बढ़ाने से अब क्या हुआ कि जो जो बॉन्डिंग है वो और वीक हो जाएगी, और जितना ज़्यादा ये वीक होगी, उतना ज़्यादा इसकी बॉन्डिंग किससे स्ट्रांग होगी, एक्स वाले से होगी। यानी जैसे जैसे इन दो के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इन दोनों के अलग होने के चांस भी बढ़ जाएंगे, और जितना ये पास रहेंगे उतना ही इनके अलग होने के चांस कम से कम रहेंगे। आप एक बार ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में मान के चल लीजिए
यहाँ पे एक स्मॉल बी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे कैपिटल बी ए है जीन है, और यहाँ पे कैपिटल बी जीन है। स्मॉल बी कैपिटल बी से कहता है भाई एक काम कर, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे चले जाता हूँ। अब जैसे कैपिटल बी को बोलना चाहेगा भाई तो मेरी जगह पे आ जा, तो कैपिटल बी किसके साथ है? कैपिटल ए के साथ है। ए वाला बोलेगा भाई क्योंकि हम काफी ज्यादा क्लोज हैं तो हमारे बीच बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है तो ए वाला बी को यहां से जाने देगा ही नहीं, हाँ कि ना? तो अगर कैपिटल बी कैपिटल ए को छोड़ के जाना भी चाहे, कैपिटल ए नहीं जाने देगा क्योंकि काफी सारा पास है जिससे इनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पर लिंकेज, यहाँ पे लिंकेज जीता कि रिकॉम्बिनेशन जीता? लिंकेज जीता, यानी यहाँ पे लिंकेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और क्योंकि लिंकेज स्ट्रांग है तो जीन्स के एक्सचेंज होने के चांस कम है कि ज्यादा है? कम, यानी जब भी लिंकेज ज्यादा होगी रिकॉम्बिनेशन खुद ब खुद कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं केस थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, इमेजिन कर लीजिए अब मैं इन्हीं जीन्स के बीच का गैप बढ़ाता हूं, मान लीजिए ये रहा कैपिटल ए और ये रहा कैपिटल बी। अब सोचिए दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी को बोलेगा भाई एक काम कर तो मेरे पास ही आ जा। तो अब यहाँ पे कैपिटल ए चाहकर भी बी को रोक नहीं सकता क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाने की वजह से लिंकेज वीक हो गया। इतना वीक हो गया कि कैपिटल ए कैपिटल बी को रोक ही नहीं सकता। अब अगर कैपिटल बी जाना चाहे तो बड़े प्यार से वहां जा सकती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब वहां पे जीन्स पास थी तो लिंकेज स्ट्रांग हुआ, जीन्स दूर हो गई तो लिंकेज स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए? अब आप मेरे को बताओ, अगर लिंकेज वीक है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का चांस ज्यादा है कि कम है? तो इसका मतलब जहां लिंकेज कम वहां रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, मैंने आपसे कहा था रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है तो पेरेंट तो नए कैरेक्टर ज्यादा जन्म लेते हैं, हाँ के ना? यानी इस केस में, माने इस केस में जहां पर रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, इस केस में जब नई जनरेशन आएगी तो नई जनरेशन के अंदर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ है ना, इसलिए ज्यादा मिलेंगे। इस जनरेशन में जब नई जनरेशन आएगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम है तो नए कैरेक्टर कम है, नए कैरेक्टर के कम होने का मतलब है पेरेंट्स के कैरेक्टर उसमें ज्यादा होंगे। देखो अगर आप ध्यान दो, अच्छा मैं एक चीज कह सकता हूँ कि लिंकेज का कनेक्शन पेरेंटल कैरेक्टर से आ जाता है। आप खुद सोच लो ना, सोचो आपके पेरेंट्स के पास क्या जब गैमिट्स बन रहे होंगे तो लेट सपोज उनके पास क्रोमोसोम का पेयर है, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, 100 जीन्स यहाँ 100 जीन्स यहाँ पेयर में थे, यस और नो? इमेजिन करो कि उनकी इस क्रोमोसोम पे सारी की सारी 100 जीन्स काफी क्लोज हैं, बहुत ज्यादा पास है। ज्यादा पास होने की वजह से उनका अलग होना बहुत मुश्किल है। तो मान लीजिए इसके पास 100 जीन्स थी, इसके पास 100 जीन्स थी। इसने कहा भाई एक काम कर 5 जीन्स मेरे को दे दे। उसने बोला ना मैं तो नहीं दे रहा। इसने बोला क्यों? कहा मेरे सारे जीन्स काफी क्लोज है, इतने क्लोज है कि लिंकेज बहुत स्ट्रांग है। इसने मना कर दिया। अब ये कहता है भाई 5 जीन्स तू दे रहा है, कह रहा मैं भी क्यों दूं? तो जब दोनों की लिंकेज स्ट्रांग है तो दोनों में से किसी का जीन्स एक्सचेंज ही नहीं हुआ, और अगर जीन्स एक्सचेंज नहीं हो तो नए कैरेक्टर का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचो पेरेंट्स ने अपने क्रोमोसोम में कोई चेंज ही नहीं किया और बिना चेंज किए वो क्रोमोसोम गैमेट्स को भेज डाले। अब यही गैमेट जब नई जनरेशन में जाएंगे तो ये पेरेंट्स का ही तो सारे कैरेक्टर उसको दे रहे हैं ना, बिना कोई चेंज किए। इसका मतलब अगर लिंकेज स्ट्रांग कर दिया जाए तो बच्चों में पेरेंट्स के कैरेक्टर ज्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं।